कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले कुछ क्लासेस अटेंड करी हुई हैं, तो उनको कुछ चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया है। बट मैं जनरली स्पीकिंग जो है ना वो कुछ डिस्कशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू हाउ द ACCA क्वालिफिकेशन ऑपरेट्स और क्या कुछ करना पड़ेगा आपको इन ऑर्डर टू ऑपरेट द ACCA क्वालिफिकेशन। सही, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करते हुए पहली बात तो ये है कि आप सबको एक बात ये पता है कि जब आपने ACCA करना है तो ACCA करने के लिए जो पहला स्टेज आपके पास है दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन डिप्लोमा स्टेज। तो जो पहला स्टेज है आपके पास वो फाउंडेशन डिप्लोमा स्टेज है, और इस फाउंडेशन डिप्लोमा स्टेज के अंदर आपके पास इन टोटल जो है यू हैव गॉट 7 पेपर्स। अच्छा, अब ना व्हाट एग्जैक्टली आर दी 7 पेपर्स, उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो ये जो 7 पेपर्स हैं, इस 7 पेपर्स में आपके पास जो है जो 3 पेपर्स हैं वो 3 पेपर्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। उसके अलावा जो है मजीद आपके पास जो 3 पेपर्स हैं वो 3 पेपर्स आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, और एक जो है आपके पास आप समझ लें कि एक ऐसा पेपर है जो कि आपको बिजनेस की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देगा, और जो है क्या बोलते हैं उसके साथ साथ जो बिजनेस के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग देगा। दिस इज हाउ द पेपर स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन डिप्लोमा। अच्छा भाई, तो ये आपके पास 3 पेपर्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, 3 पेपर्स आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, और एक पेपर आपका जो है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के एतबार से दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब अगर मैं जरा थोड़ा बहुत उसकी डिस्कशन करूं कि यार ये 3 पेपर्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, 3 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, ये क्या पेपर्स हैं, इनकी मैं जरा जनरल डिस्कशन कर देता हूं। देखें, पहली बात तो इस तरह से कि बेसिकली ऐसा है कि आप करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की स्पेशलाइजेशन। सही है, क्योंकि जब ACCA कर रहे हैं तो दैट मींस आप अकाउंटेंसी की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब जब अकाउंटेंसी की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग आपको मुख्तलिफ तरह की पढ़नी पड़ेगी, और वो जो मुख्तलिफ तरह की अकाउंटिंग है उसमें ये जो 2 मेजर अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिसाब किताब समझा देता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको जनरल वो चीजें समझा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखें, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना वो एक्सटर्नल फोकस्ड होती है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटरनल फोकस्ड होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल फोकस्ड होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल फोकस्ड होती है। क्या मतलब है ये एक्सटर्नल फोकस, क्या मतलब है इंटरनल फोकस, मैं आपको थोड़ा सा बात समझाता हूँ। अज्यूम करें कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं। अब एक बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस क्या है, लेट्स से कि वो बिजनेस जो है ना आप ये जो स्नैक्स होते हैं ना, जो चिप्स वगैरह होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। सही, आपको पैसों की जरूरत है, आपने जो है ना वो अपने 2 दोस्तों से 5-5 लाख रुपए ले लिए। एक दोस्त से 5 लाख, एक दोस्त से 5 लाख, मिस्टर ए मिस्टर बी से 5-5 लाख रुपए आपने ले लिए, और 5-5 लाख रुपए लेके आपने क्या करा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस रन किया। अच्छा, अब आपने बिजनेस रन किया तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के अंदर जो है ना ये जो आपके दोनों दोस्त है ना, ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे जब साल खत्म हो जाए तो ये आपसे कहेंगे भाई बात सुन, हुआ क्या पैसों का। क्योंकि जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं भाई हम तुझे कमा के देंगे इस पैसे से। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई ये बताओ कि पैसों का हुआ क्या। तो आप उनको कहोगे यार ये तो पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। तो जब आप उनको कहोगे ना कि यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को कैलकुलेट जो किया जाएगा ना, उसके लिए जो अकाउंटिंग यूज होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। उसके लिए अकाउंटिंग यूज होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। क्या, एक्सटर्नल फोकस। एक्सटर्नली वो लोग जो काम कारोबार में शामिल नहीं है उनको इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो आप चीज करते हो ना, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फोकस अकाउंट। अब एक बात सुनाऊंगा, इसी तरह से आपने कहा यार मैं मुतमईन नहीं हूँ, मतलब मैं कारोबार चला रहा हूँ ना, मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बहुत कम है। सही है, ये तो मेरे दोस्त थे, इनको मैंने बता दिया है, इन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कम है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलवाया, और मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलवा के उसको कहा बात सुन, मुझे एक रिपोर्ट बना के दे। क्या चीज की रिपोर्ट बना के दे, कॉस्ट की रिपोर्ट बना के। क्या कॉस्ट की रिपोर्ट बना के दे, मुझे ये रिपोर्ट बना के दे कि यार ये जो हम बेचते हैं चिप्स जो कि 10 रुपए का, ये जो हम बेचते हैं लेट्स से कि मिक्स निम्को जो कि 20 रुपए का हम बेचते हैं, ये मुझे बता कि इस निम्को के अंदर, इस चिप्स के अंदर कॉस्ट कितना है।
अब वो मुझे बोलेगा कि भाई ये जो चिप्स बनाते हैं इसमें आपके जो ना वो आलू लगते हैं, इसमें आपका जो ना वो नमक लगता है, इसमें आपका जो ना वो कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा लगता है, इसमें आपके फ्लेवर लगते हैं, इसमें आपकी पैकिंग लगते हैं। तो देखो जना क्या बोलते हैं, एक्स अमाउंट के आलू लगते हैं, वाई अमाउंट की सॉल्ट लगती है, जेड अमाउंट का ये लगता है ऑयल, और जना क्या बोलते हैं ए अमाउंट का फ्लेवर लगता है। यानी समझे, मिसाल है ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का लग रहा है, ये 30 रुपए का लग रहा है, व्हाटसएवर दैट इज, वो आपको एक कागज तौर पे कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एक बात सुने, आपका जो दोस्त जितने आपके साथ 5 लाख रुपए लगाए कारोबार में, क्या वो इंटरेस्टेड है इस इंफॉर्मेशन को जानने में कि भाई ये बता आलू कितने के आते हैं, ये बता टमाटर कितने के आते हैं, ये बता चिप्स कितने के आते हैं, मूंगफली कितने की आती है? नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड। उसका क्या फोकस है, कह रहा है भाई मेरे पैसों के साथ हुआ गया। फिर वो पैसों के साथ हुआ गया तो एक्सटर्नल फोकस वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना दिया। मैं जो के अंदर बैठा हूं, मैं चाह रहा हूं यार ये ज्यादा से ज्यादा कमा के दें, मैं चाह रहा हूं बेहतर से बेहतर हम चले बिजनेस, बेहतर से बेहतर बिजनेस चले। तो वो जो काम है ना इंटरनल फोकस जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट अकाउंट। तो कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट यानी जो भी है, इसमें ये दो मेजर अकाउंटिंग है, वन ऑफ देम इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द अदर वन ऑफ देम इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दो चीजों को आपने पढ़ना। तो जब हम फाउंडेशन डिप्लोमा करेंगे 7 पेपर्स, 3 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, 3 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, एक पेपर जो है वो आपको बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीजें देंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पता, कुछ मसला है किसी को? ना, मैं आगे बात करता हूँ और मैं आगे थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। वो ये है कि ये जो 3 पेपर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, इनके नाम क्या है ये छोड़ दें। सही है, इनके नाम क्या है छोड़ दें, इनके कोड वर्ड याद रखना है। सही है, एक है FA1, एक है FA2, एक है FFA, जिसको F3 भी कहते हैं। इसी तरह से आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके जो कोड्स है वो है MA1, उसके कोड्स है MA2 और उसके कोड्स है FMA, जिसको F2 भी कहते हैं। और जो तीसरा पेपर है उसको कहते हैं FBT, या उसको एक और चीज जो आप बहुत ज्यादा कॉमनली सुनेंगे लोगों से, वो F1 भी सुनेंगे। यानी ये 3 बड़े पेपर है, F1, F2, F3, और ये जो F2 और F3 इनके बेबी पेपर्स हैं, जिनको FA1, FA2, MA1, MA2। सही, ये आपका एक बेसिकली जो 7 पेपर्स आपने पढ़ने हैं वो 7 पेपर्स ही हैं। यहाँ क्लियर? यहाँ क्लियर? अब देखें, एक बात ये है कि कुछ लोगों को अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा पता है, लेकिन मैं थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। ये वही वाली बात है जब आप क्लास 9th पढ़ते हैं, 9th नहीं, आप जब सेकंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते हैं, आपने जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ी होती है, सेकंड ईयर में अज्यूम किया जाता है वो फिजिक्स आपको आती है, और उस फिजिक्स की बेस पे सेकंड ईयर की फिजिक्स पढ़ाई जाती है। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री, सेम गोस फॉर बायोलॉजी, सेम गोस फॉर मैथमेटिक्स, है ना। सिलेबस आहिस्ते आहिस्ते चलता है। वो अलग बात है कि हमारे इधर एग्जाम इतना एडवांस लेवल का नहीं है कि उसमें जो ना आपसे दोनों चीजें पूछी जाएं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यार, एक सेकंड आप प्लीज। तो जिस तरह से ये हम मुख्तलिफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी सिलेबस का स्ट्रक्चर है कि मिसाल है कि आपके पास जो है यहाँ पे अगर लेट से कि टोटल जो है वो 15 चैप्टर्स हैं। सही, टोटल 15 चैप्टर्स हैं अगर आपके कोर्स में, तो आप समझेंगे तकरीबन जो है ना वो 6 चैप्टर्स यहाँ पे होंगे, समझे, 5 चैप्टर्स यहाँ पे होंगे, और उसके अलावा जो है नहीं 5 नहीं होंगे, यहाँ पे आपके होंगे 11 चैप्टर्स, और यहाँ पे होंगे 15। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो 6 चैप्टर है ना ये यहाँ पे कॉमन है, और ये जो 11 चैप्टर है ना ये यहाँ पे कॉमन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये पढ़ के भूल नहीं जाना, मतलब ये पढ़ के भूल नहीं जाना, आगे याद रखना है। फिर उसके बाद जो ना ये पढ़ के भूल नहीं जाना, ये दोनों को याद रखना, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ समझ आ रही हो? यहाँ समझ आ रही हो? अच्छा, एक और बात समझिएगा, एक और बात ये समझिएगा। मिसाल है, कोई हम बात करते हैं कि जी जो है लेट्स से कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एग्जांपल दूंगा बिकॉज आपको वो शायद समझ में आना शुरू हो जाए। सही है ना? अब लेट्स से कि एक चैप्टर है जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर जो ना जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना, वो टोटल कॉन्सेप्ट है 15 लेट्स से। अब ऐसा होगा शायद FA1 के अंदर जो है इसमें से 8 कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल हो, फिर FA2 के अंदर जो है ना ये जो 8 कॉन्सेप्ट है ये भी एग्जामिनेबल है, और 3 और एग्जामिनेबल है, 11 कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल होंगे। फिर मे बी पॉसिबल F3 के अंदर पूरे के पूरे 15 कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल होंगे, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप समझ रहे बात? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज FA1, FA2, F3, ये 3 चीजें हो जाएंगी। क्या होगा? FA1, FA2 और F3। सही है? यहाँ तक क्लियर?
अब देखें, बात समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे, तो हम पढ़ाई करते हुए मेरी कोशिश क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर स्केलर एंड वेक्टर है ना, तो मैं स्केलर एंड वेक्टर जो है ना तीनों जगह पे, इधर इधर और इधर, जितना भी आ रहा है पूरा एक साथ पढ़ा। क्योंकि होगा क्या, जब मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा तो उससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, एडवांटेज ये मिलेगा कि आपने पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ लिया। अगर पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ लिया ना, तो आपकी एक नहीं 3 पेपर की तैयारी हो जाएगी, आपकी एक नहीं आपकी 3 पेपर की तैयारी हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सही, इससे थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन काम बेहतरीन होगा। इससे टाइम जरूर लगता है, मतलब ये याद है मैं 6 छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ा दूं, फिर आगे बढ़ जाऊं, फिर अगला चैप्टर पढ़ाऊं, फिर अगला चैप्टर, टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये है कि काम बेहतरीन हो जाएगा, ये काम हम करेंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यार हमारे जो पेपर्स होंगे वो हमारे पेपर्स किस तरह से होंगे, किस तरह से नहीं होंगे। देखें, एसीसीए के अंदर जो ये फाउंडेशन डिप्लोमा लेवल के पेपर्स हैं, इसमें सबसे अच्छी बात जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी की है। एसीसीए के अंदर जो फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर हैं, इसमें सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबिलिटी की। क्या मतलब सबसे अच्छी बात आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की है, उसको जरा समझना, उसकी जरा बात करता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कुछ इस तरह से है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एसीसीए के पेपर्स की बात करते हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप देखो ये है कि आप जिस मंथ चाहो ना, आप कह रहे हो मैं जनवरी में पेपर दूंगा, मैं फरवरी में पेपर दूंगा, मैं मार्च में पेपर दूंगा, मैं अप्रैल में पेपर दूंगा, नहीं मैं दिसंबर में पेपर दूंगा, आप जिस मंथ पेपर देना चाहो उस मंथ आप पेपर दे सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। सही ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है कि एसीसीए के जो पेपर्स होते हैं वो एसीसीए के पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप अक्सर बेहतर देखेंगे सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो होता है कुछ तरीके से कि इसमें 2 तरीकेकार है पेपर देने के। एक पेपर देने का तरीका ये कि आप सेंटर बेस्ड पेपर देते हैं, और एक पेपर देने का जो तरीका है, वो एक पेपर देने का तरीका आपका जो है ये है कि आप जो है वो बेसिकली रिमोट एग्जामिनेशन देते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर बेस्ड एंड द रिमोट एग्जामिनेशन, उसका मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। बेसिकली ऐसा है कि इसमें यहाँ कराची के अंदर, यानी क्लोजेस्ट आपको कराची पड़ेगा, कराची के अंदर बहुत सारे जो ना सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं। जब आपको पेपर देना नाम बता देंगे आपको, बहुत सारे सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं जिनको एसीसीए का अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर कहा जाता है। इस तरह से लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, एक्सेट्रा, अलग अलग जगहों पे, बट आप लोगों के लिए क्लोजेस्ट कराची पड़ेगा। तो मुख्तलिफ तरह के सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं। क्या होगा, आप जो ना बेसिकली जब आप समझते हैं कि आप रेडी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो ना स्क्राइबर की एडमिन को रब्ता करना, और जिस स्क्राइबर की एडमिन आपको जो ना वो गाइड करेगी कि भाई किस डेट को पेपर की डेट अवेलेबल है। जैसे जनवरी में आपने कहा मुझे देना है, भाई जनवरी में 12 जनवरी को अवेलेबल है, 17 जनवरी को अवेलेबल है, 19 जनवरी को अवेलेबल, तो आपसे रब्ता करेंगे, आपको बता देंगे कि इसकी फी कितनी है, से 17,000 है या इसकी फी 20,000 है, एक्सेट्रा। क्योंकि पाउंड के रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत फी ऊपर नीचे होती है, 500,000 इस तरह की गेम हो रही होती है। फिर आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पे सेंटर से बुक हो जाएगा, बुक होगा, आप जाएंगे, आप जाके पेपर दे देंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि बच्चा बोलता है भाई बात सुनो, मैं पागल हूँ, इतना दूर तक सफर करके जाऊँ, मैं जाऊंगा कराची, तो मेरा अपना होम ग्राउंड नहीं है कराची, तो जाने आने के मुझे जो ना 4,000 रुपए लग जाएंगे। फिर वहां पे मैं जो ना कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी मेरी, तो 3-4 हजार रुपए मेरे रहने सहने के लग जाएंगे, 7-8 हजार रुपए का समझो मुझे खर्चा हो जाएगा एडिशनल। इससे बेहतर मैं रिमोट एग्जामिनेशन दे दूं। रिमोट एग्जामिनेशन क्या होता है, रिमोट एग्जामिनेशन की फीस जो नॉर्मल एग्जाम है उससे 3,000 रुपए ज्यादा है। और रिमोट एग्जामिनेशन क्या है, आप यहीं पे अपने घरों में बैठ के पेपर दें। You have to get registered for the examination, बस उसमें 2 चीजें चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरनेट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये 2 चीजें चाहिए। और अगर आप लैपटॉप पे पेपर दे रहे हैं तो अनइंटरप्टेड होगी पावर सप्लाई। इंटरनेट तो आप जो है वो इंटरनेट भी जो है ना, मतलब आपके पास एक वो होगा कि जो ना इंटरनेट अगर खुदा ना करता ऐसा होता है ना, बंद हो गया इंटरनेट, तो भी 3 मिनट का टाइम होता है कि दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, आप स्टार्ट करो। तो जब इंशाल्लाह पेपर देने का वक्त आएगा, तो अगर तो आपको बहुत मस्ती और आप कराची जाना चाहते हैं तो चले जाएं, सही है। नहीं जाना चाहते तो मैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट करवा दें यहीं पे कॉलेज में, और आप जना कॉलेज में बैठ के पेपर दे दें और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपको पावर सप्लाई भी मिल जाएगी, आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा। सही, अच्छा 2 घंटे, 2 घंटे का होता है, सही है ना, क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो पेपर्स होते हैं, ये पेपर्स किस तरह के होते हैं, तो ये पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, इसको कहते हैं OTQs। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी MCQs होंगे, नहीं MCQ नहीं है, OTQs है।
या OTQ से भी बेहतर जो है ना, हाँ OTQ होते हैं या फिर MTQ होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है MCQ, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन होता है MTQ, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होता है OTQ। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर ACCA की वेबसाइट से कि किस तरह से पेपर के अंदर फर्क होता है। बस सिर्फ मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट एक समझा देता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो, बात सही है कि अगर तो सिर्फ ये आ रहा है ना कि भाई ये सिनेरियो आया A B C D, इनमें से कोई एक ऑप्ट कर लो, सही है ना? तो आपने कहा कि भाई जना लेट्स से C, ये होता है MCQ। अब OTQ क्या होता है? OTQ ये होता है कि भाई ये सिनेरियो आया, अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, इसमें आपको जो है ना वो MCQ भी आ सकता है, इसमें 2 बेस्ट आंसर्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। दैट इज कॉल्ड OTQ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने मैंने ACCA की वेबसाइट ओपन की, विच इज कॉल्ड accaglobal.com। उस accaglobal.com के अंदर अगर आप जाएंगे तो accaglobal.com के अंदर आपके पास ये मैं फिर एक शॉर्टकट देंगे विच इज अबाउट द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। अब मैं इसमें फाउंडेशन डिप्लोमा लेवल के ऊपर आ रहा हूँ, सही है? मैं एक पेपर ओपन कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड FA1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद ऑडिटर्स। अब अगर आप इस देखेंगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो यहीं पे आपको जो है वो स्पेसिमेन एग्जाम एक नजर आएगा। मैंने स्पेसिमेन एग्जाम पे क्लिक किया और मैंने इसको क्लिक करके इसको ओपन कर दिया। ये रियल लाइफ एग्जाम विंडो ऐसी होगी। कैसी रियल लाइफ एग्जाम विंडो होगी? देखें, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, एग्जाम नेम FA1, टाइम अलाउड 2 hours, passing mark 50%, the exam contains 50 questions, each worth 2 marks, 100 marks in total, all questions are compulsory। आपने पढ़ लिया, आपने नेक्स्ट कर दिया। एग्जामिनर आपको कह रहा है भाई ये देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि नंबर्स डालना, 1 for stop as decimal place, 1 minus symbol at the front of the answer is negative, so and so on। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने कहा स्टार्ट एग्जाम। अब देखो बात सुनो, जो भी एग्जाम्पल है ना, आपने ये आंसर है, ओके। अब आपने कहा यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके आपने कहा क्वेश्चन 26 देखो, क्लिक करके आपने बोला भाई क्वेश्चन नंबर 50 देखो, सही है? कौन सा समझ? अच्छा, आपने कहा ये समझ नहीं आ रहा, फ्लैग कर दो। फ्लैग करने का मतलब क्या है? फ्लैग करने का मतलब है कि बाद में जो ना, अब आपके पास जो ना वो एक चीज आ गई कि भाई एग्जामिनर जब आप एंड में जाके ना आपने कहा मुझे अपने फ्लैग चाहिए, तो यानी ये वाला मुझे मैंने कर तो दिया था, मुझे समझ में सही नहीं आ रहा है कि मैंने सही करा है गलत करा, तो मैंने इसको फ्लैग करा। आप समझ? तो फिर यहाँ पे रियल टाइम आपको आंसर दे रहा है कि यस और नो, क्योंकि ये आपको एक टेस्टिंग के लिए। बट ये फ्लैग कर देते ना, तो फ्लैग करके आपको समझ में आना था क्या चीज है कि भाई ये मैंने करा। एक दो वर्ड आपने कर लिया, एक वर्ड आपने छोड़ दिया, वो तो इनकम्प्लीट नजर आएगा ना। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इनकम्प्लीट नजर आएगा, जिसको कर लिया उस पर ये आपका कलर्ड हो गया, जिसको नहीं करा वो ब्लैंक है, सही है ना? तो आपने कहा भाई ये इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, फ्लैग्ड है। फ्लैग्ड है मतलब इसमें मुझे अपने आप से डाउट है, मैंने इसको ओपन किया, मैंने कहा रिमूव फ्लैग। फिर जब मेरा पेपर हो गया, मैंने कहा भाई ये जो भी ना एग्जिट कर दो, सबमिट कर दो, और ये कह रहा है यस यू विश टू एग्जिट, यस आई विश टू एग्जिट, योर रिजल्ट इज 2%, यू आर अनसक्सेसफुल। तो आप जब पेपर देंगे ना, पेपर देते ही आपका देन एंड देयर रिजल्ट आ जाएगा, यानी इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। आपने पेपर दिया, आज क्या रिजल्ट आएगा? आपने पेपर दिया, देन एंड देयर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होगी, बस लेकिन ये कि यू हैव टू पास, सही है ना? यहाँ तक क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर, सही है ना? हाँ, लोगों पे हो जाएगा सर पास।